नमस्कार, स्वागत करेंगे न्यूज 21 में आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं जहां नगर परिषद भंडारा ने मंजूर नक्शे का उल्लंघन कर दिए जा रहे अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। नजूल क्षेत्र के एक भूखंड पर हाइट एक्सटेंशन बिजली लाइन के नीचे तथा निर्धारित सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर निर्माण किए जाने के मामले में नगर परिषद ने संबंधित भूखंड मालिक को 24 घंटे के भीतर निर्माण हटाने का नोटिस जारी किया है। मुख्य अधिकारी जुम्मा प्यारेवाले द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निर्माण कार्य स्वीकृति नक्शे का सुरक्षा नियमों के विपरीत पाया गया है। ऐसे निर्माण से जन सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है, इसलिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक है। नगर परिषद ने चेतावनी दी कि निर्धारित समय सीमा में अवैध निर्माण नहीं हटाए जाने पर महाराष्ट्र प्रादेशिक एवं नगर रचना अधिनियम के तहत परिषद स्वयं निर्माण को ध्वस्त करेगी। इस कार्रवाई में होने वाला समस्त खर्च संबंधित भूखंड मालिक से वसूला जाएगा। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट। खंडवा से खबर देख रहे हैं हम, जहां पर बात करेंगे जिले के हरसूद थाना क्षेत्र में डायल 112 टीम की संवेदनशीलता और तत्परित कार्रवाई से रास्ता भटक गए 80 वर्षीय बुजुर्ग को सुरक्षित उनके परिजनों से मिलाया गया। पुलिस की समय पर मिली मदद से बुजुर्ग सकुशल अपने परिवार तक पहुंच सके हैं। जानकारी के अनुसार राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम डायल 112 भोपाल को सूचना मिली थी कि हरसूद क्षेत्र की चौपाटी स्थित यात्री प्रतीक्षालय में एक बुजुर्ग व्यक्ति भटक गए हैं और उन्हें सहायता की आवश्यकता है। सूचना मिलते ही डायल 112 वाहन को तत्काल मौके पर भेजा गया। प्रधान आरक्षक शंकर कास्ते एवं पायलट सैयद अली ने मौके पर पहुंचकर बुजुर्ग को सुरक्षित संरक्षण दिया है। पूछताछ में पता चला है कि वे अपने भाई के घर जाने निकले थे, साथ ही साथ लेकिन दृष्टि कमजोर होने के कारण रास्ता भटक गए थे। बुजुर्ग द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने उन्हें नंदगांव स्थित उनके परिजनों के घर लेकर पहुंची और सुरक्षित सुपुर्द किया। खंडवा से भारत गौड़ की विशेष रिपोर्ट। खंडवा से एक बार फिर से खबर देख लेंगे, जहां जिला पंचायत सभागार में गुरुवार को जिला पंचायत की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता जो है मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा की गई है, जिसमें विभिन्न विभागीय योजना और विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई है। बैठक के दौरान सीईओ ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से योजना वार प्रगति की जानकारी प्राप्त की तथा लंबित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक प्रभावी ढंग से पहुंचना प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के लिए निर्देशित किया है। समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों की उपलब्धियों, चुनौतियों, आगामी कार्य योजनाओं पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों को लक्ष्य आधारित कार्य प्रणाली अपनाने तथा नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खंडवा से भारत गौड़ की विशेष रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करेंगे, जहां तेलिया थाना क्षेत्र में महिलाओं से चैन स्नैचिंग की लगातार 2 घटनाओं का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पहली घटना वार्ड संख्या 7 में मॉर्निंग वॉक से लौट रही एक महिला के साथ हुई है, जबकि दूसरी घटना उसी रात विद्यापुरी स्थित वार्ड संख्या 9 में सामने आई। और अगली बात करें तो दोनों मामलों में तिलैया थाना में कांड दर्ज किए गए थे। घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कोडरमा के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित की गई है। टीम ने मानवीय एवं तकनीकी अनुसंधान, सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण और विशेष निगरानी के माध्यम से आरोपियों की पहचान की है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई है। पुलिस आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड और अन्य संभावित वारदातों में संलिप्तता की जांच कर रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में लोगों ने राहत की सांस ली और सुरक्षा व्यवस्था पर विश्वास जताया। कोडरमा से ब्यूरो रिपोर्ट। दमोह से खबर देखेंगे, जहां बात करेंगे जिले के हटा में बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता राजेश दहाय को सागर लोकायुक्त पुलिस ने 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई जो है फरियादी इंद्र कुमार पटेल की शिकायत पर की गई। जानकारी के अनुसार इंद्र कुमार पटेल के वाटर प्लांट का निरीक्षण करने और बिजली मीटर का लोड बढ़ाने की एवज में जेईई द्वारा 7000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। बातचीत के बाद पहली किस्त के रूप में 2000 रुपए देने की बात तय हुई और इसके बाद फरियादी ने मामले की शिकायत सागर लोकायुक्त पुलिस से की। शिकायत का सत्यापन होने के बाद लोकायुक्त टीम ने योजनाबद्ध तरीके से हटा स्थित बिजली विभाग कार्यालय में कार्रवाई की और जेई राजेश दहाय को रिश्वत की राशि लेते हुए पकड़ लिया है। मामले में विभाग के एक आउटसोर्स कर्मचारी को भी आरोपी बनाया गया है। लोकायुक्त की बात करें तो पुलिस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मचा। दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? इंद्र कुमार पटेल। किस बात को लेकर रिश्वत मांगी जा रही है? सर पहले मेरा मीटर 5 किलोवाट का था। मेरा आरो प्लांट है तो सर आए एक दिन चेक करने के लिए बोल रहे थे कि लोड बढ़वा लो। हमने लोड भी बढ़वा लिया है, फिर भी लगातार पैसों की मांग रखी जा रही थी। किसके द्वारा? राजेश सहाय और संदीप पटेल द्वारा बार बार कॉल किए जा रहे थे, धमकाया जा रहा था। अगर नहीं पैसे नहीं दोगे तो केस बनवा देंगे 50,000 का, 1 लाख का, 1.5 लाख का।
आरओ प्लांट कहाँ लगा है आपका? दमोना के यहीं पास में लगा है, कहाँ के निवासी आप? यहीं गांधी बाट पे। फिर इसकी शिकायत कहाँ की आपने? सागर में किलो का में। आज कार्रवाई हुई है? हाँ, आज कार्रवाई हुई है। कितने की रिश्वत दे रहे थे आप? 2000 रुपये की। मांग कितनी थी? 2000 रुपये की मांग की थी, उनने 7000 रुपये की मांग की थी, 2000 लिए हैं मेरे रिश्वत। पहले भी दिया कुछ पैसा? पिछली साल भी दिया था, कितने पैसे? 6000 रुपये पिछली साल भी दिए थे। कार्रवाई हुई है। हमारे जो फरियादी हैं उनका नाम है इंद्र कुमार पटेल। इनके द्वारा लोकायुक्त कार्यालय में आवेदन दिया गया था कि ये वाटर का प्लांट चलाते हैं और इनके प्लांट का निरीक्षण विद्युत मंडल की टीम जो सहायक अभियंता हैं हटा के उनके द्वारा किया गया था। जो इनके प्लांट पर मीटर का लोड कम पाया गया था और उस पर कार्रवाई न करने के एवज में जो कार्यपालन अभियंता हैं श्री राजेश कुमार सहाय, इनके द्वारा इनसे 7000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है और ये रिश्वत नहीं देने पर इनके विरुद्ध में कार्रवाई करने की धमकी दी जा रही है। तो इस कार्रवाई को संज्ञान में लेते हुए इस आवेदन का सत्यापन कराया गया था और सत्यापन में आवेदन में लिखी हुई बातें जो है वो सत्य पाई गई। उसके आधार पर आज दिनांक को राजेश कुमार सहाय इनको रंगे हाथों ट्रैप किया गया और इसमें एक जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं राकेश सेन, संदीप पटेरिया, इनकी भूमिका पाई जा रही है और उसके संबंध में ही कार्रवाई की जा रही है। सर कितनी रुपए की रिश्वत लेते हैं? 2000 रुपये। पहले भी कोई रिश्वत वगैरह ली जा चुकी है अभी तक से क्या? नहीं, पहले नहीं, अभी ली है। रिकॉर्डिंग के आधार पे इन्हें गिरफ्तार किया? रिकॉर्डिंग के आधार पर। क्या नाम है सर? रंजीत सिंह। खबर की बात करेंगे भंडारा से, देखेंगे जहां जिले के भोजपुर स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में मूर्ति की कथित विटंबना का मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में तनाव और नाराजगी का माहौल है। ग्रामीणों के अनुसार अज्ञात व्यक्ति ने मंदिर परिसर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति पर के चरणों के पास हथौड़े से वार कर पत्थर को नुकसान पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलती बड़ी संख्या में ग्रामीण मंदिर परिसर में एकत्रित हुए और दोषियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की मांग करने लगे। लोगों का कहना है कि धार्मिक आस्था से जुड़े इस मामले ने क्षेत्रवासियों की भावनाओं को आहत किया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के क्षेत्र में पूछताछ करने के साथ ही संभावित साक्ष्य जुटाने में लगी है। अधिकारियों को कहना है कि मामले की सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने, भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ती रोकने, सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट। भंडारा जिल्ह्यातील भोजापूर येथे हनुमान मंदिराची मूर्तीची विटंबना झाली आहे। आपल्यासोबत काही भोजापूरचे नागरिक आहेत, आपण त्याच्याशी जाणून घेऊ की हा नेमका काय प्रकार आहे। हनुमान मंदिराची हनुमानची विटंबना केलेली काल दुपारच्या वेळेवर केली आहे। 10-11 वाजेपर्यंत पुजारी लोक येत होते, तेव्हापर्यंत चांगलीच होती आणि त्याच्यानंतर सायंकाळी आम्ही आलो तर ते मूर्ती फोडली आहे आणि तिला हातोडीचे घाव पण आहेत आणि विध्वस्त केलेलं सगळं। तर आम्हाला त्याच्या विषय असं वाटते की कोणाने विटंबना केली असेल, आम्हाला त्याचा काही पत्ता कळलेला नाही आहे आणि तो पत्ता कळावा आम्ही म्हणून रिपोर्ट वगैरे दिली आहे। त्या चोराचा पत्ता लागावा कोण करते तर। आणि याच्या पहिले अशा घटना झाल्या, आम्ही जो पूजा केला 7 दिवसाची, तिथं कलश मांडला, त्या कलशातलं पाणी ओतून टाकलेला, खालीच कलश ठेवलेला आहे आणि कलश खाली ठेवून आपला लोटा मांडला आणि त्यावर दिवनाल मांडून ठेवलेली आहे अशी होती। पण आम्ही ते दुर्लक्ष केलं असेल कोणी बी म्हणून। पण आता नंतर 7 दिवसाचं दुसरी हे घटना झालेली आहे हनुमंताच्या पायाजवळ। हे दुसरी घटना आहे। हे दुसरी घटना आहे। आणि आधीच्या याच्या अगोदर तुम्ही कंप्लेंट नाही केल्या होत्या? नाही, आम्ही कंप्लेंट नाही केला। कोण पाणी नेला, पाणी नेला होता, कळसामधला खाली केला होता आणि दुसरा लोटा म्हणून दिवा मांडलेला होता। पण आम्ही म्हणलं का ज्यानं केलं असेल तर पायात बसलं हनुमंत आहे म्हणून आम्ही म्हणजे कंप्लेंट केली नाही। पण आता खूप मोठी झाली आहे घटना, म्हणून त्याच्याविषयी आम्ही काल पोलीस तक्रार वगैरे केली। सर्व ठाणे दरबार सर्व आले होते, त्यांनी आता सील केला आहे आणि याचा न्याय मिळावा म्हणून मागितला आहे। नक्कीच नागरिकांचा इथं आक्रोश आपल्याला दिसायला मिळत आहे आणि त्यांच्या एकच आहे की जो पण त्यांची विटंबना केली असेल त्यांना पकडून त्यांना काय कारवाई व्हावी हेच यांची इच्छा है। न्यूज़ 29 भंडारा हंसराज। बुल्डाना से खबर देख लेते हैं। जिले के पिछले कुछ दिनों से अगर हम बात करें तो जिले में पिछले कुछ दिनों से बारिश की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में अभी भी पर्याप्त पानी वर्षा का उपलब्ध नहीं और ऐसे में जिला कृषि विभाग ने किसानों को जल्दबाजी में खरीफ फसलों की बुआई नहीं करने की सलाह दी। अधिकारियों के अनुसार मिट्टी में कम से कम 6 इंच तक नमी और 80 से 100 मिलीमीटर बारिश होने के बाद ही बुआई करना उचित रहेगा। कृषि विभाग ने बताया कि जिले में अब तक करीब 29,000 हेक्टेयर क्षेत्र में कपास और
अरहर मक्का की बुआई हो चुकी। किसानों को अंतर फसल एवं मिश्रित फसल पद्धति अपनाने तथा बीबीएफ तकनीक से बुआई करने की सलाह दी गई है। विभाग ने ये भी कहा है कि जिले में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। वहीं डीएपी खाद की मांग को देखते हुए 1100 मैट्रिक टन अतिरिक्त खाद उपलब्ध कराया गया है। अधिकारियों ने किसानों से बीज और खाद का सही नियोजन कर उचित समय पर बुआई करने की अपील की। बुलढाणा से प्रशांत सबकाल की रिपोर्ट। सर्व शेतकरी बंधूंना नमस्कार। काल परवापासून जो काही बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये पाऊस पडत आहे, मात्र अजूनही बऱ्याच ठिकाणी जी आहे की 80 ते 100 मिलीमीटर पाऊस सध्या झालेला नाही आहे. काही ठिकाणी मात्र पाऊस चांगला झालेला आहे, समाधानकारक झालेला आहे. अशा ठिकाणी पेरणी करायला काही हरकत नाही. आज रोजी बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये जवळपास 29,000 हेक्टरवर जी आहे खरीप पिकाची पेरणी झालेली आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने कापूस आहे, तूर आहे आणि मका आहे. आणि या संदर्भामध्ये सर्व शेतकरी बंधूंना माझी विनंती राहील की आपल्या भागामध्ये जोपर्यंत 80 ते 100 मिलीमीटर पाऊस किंवा 6 इंच ओल होत नाही तोपर्यंत पेरणी करू नये. पाऊस येणार आहे, पेरणीची घाई करू नये. आणि हे करत असताना यावर्षी अल निनोचा जो काही प्रभाव आहे त्या अनुषंगाने आपण प्रामुख्याने जे काही बाबी करायच्या आहेत आपल्याला, त्या म्हणजे रुंद वरंबा सरी पद्धत किंवा बेडवर टोकन पद्धतीने किंवा पट्टा पद्धतीने पेरणी करू शकता आपण. दुसरी गोष्ट ते करत असताना आंतरपीक आणि मिश्र पीक याचा अंतर्भाव यावर्षी जरूर करावा. कारण एखादं पीक हातचं जर गेलं तर दुसरं पीक आपल्याला त्यामधून उत्पादन जे आहे आणि उत्पन्न त्यामधून मिळू शकते. त्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांनी ही काळजी घेणं आवश्यक आहे. आतापर्यंत 29,000 हेक्टर वर पेरण्या झालेल्या आहेत आणि बऱ्याच भागामध्ये जे आहे ते समाधानकारक पाऊस झाला असल्यामुळे पेरण्या सुरू आहेत. सध्या बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये अत्यंत पुरेसं खत उपलब्ध आहे. 79,000 मेट्रिक टन आपल्याकडे आज खत उपलब्ध आहे. ज्यामध्ये युरिया सुद्धा आहे, जवळपास 13,000 मेट्रिक टन युरिया आहे आणि कॉम्प्लेक्स आहे, SSP आहे. त्यामुळे खताची कुठलीही याच्यामध्ये अडचण नाही. थोडीफार DAPच्या बाबतीमध्ये अडचण निर्माण झाली होती, मात्र तो सुद्धा प्रश्न निकाली निघालेला आहे. कारण जवळपास 1100 मेट्रिक टन जे काही संरक्षित साठा होता DAPचा तो आपण मागच्या आठवड्यात 600 मेट्रिक टन रिलीज केलेला आहे आणि उर्वरित जो आहे तो या आठवड्यात आपण जे आहे तो रिलीज केलेला आहे. त्यामुळे त्या खाते सुद्धा आता काही अडचण राहणार नाही. गुना से खबर देख लेते हैं, जहां कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के निर्देश पर राजस्व, नगरपालिका, शिक्षा विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने शहर की विभिन्न कोचिंग संस्थाओं का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान टीम ने आग से सुरक्षा इंतजामों, फायर सेफ्टी सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की स्थिति की बारीकी से जांच कर ली। निरीक्षण के दौरान कई कोचिंग संस्थानों में गंभीर लापरवाही सामने आई। न तो फायर NOC मौजूद थी और न ही अग्निशमन यंत्र लगाए गए। साथ ही कई जगहों पर बिजली के खुले और अव्यवस्थित तार पाए गए हैं जो बड़े हादसों का कारण बन सकते थे। स्थिति गंभीर पाए जाने पर प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 कोचिंग संस्थाओं को सील कर दिया। कार्रवाई की सूचना मिलते ही कई अन्य कोचिंग संचालक अपनी संस्था बंद कर मौके से फरार हो गए। प्रशासन ने साफ किया है कि छात्रों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और आगे भी सख्ती से कार्रवाई इस पूरे मामले में जारी रहेगी। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं। आजकल दैनिक समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों से देखने को मिल रहा है कि शैक्षणिक संस्थाएं व कोचिंग संस्थाओं में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसी के मद्देनज़र शासन निर्देशानुसार और हमारे श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशन पर शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग तथा नगरपालिका विभाग के साथ समन्वय करते हुए सारे शैक्षणिक संस्थानों में आज भ्रमण किया गया तथा सुरक्षा से संबंधित सभी मानकों को निरीक्षण करने के उपरांत में जहाँ पर कमी पाई गई उनको सील किया गया। सर, कितनी कोचिंगों पर कार्रवाई की? आज कुल 3 कोचिंगों को सील किया गया है, जिन पे फायर से संबंधित जो कमी पाई गई है या जहाँ पे लूज वायरिंग मिली है उन सभी को सील किया गया तथा भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए भी निर्देशित किया गया है। तथा आपके माध्यम से मैं सभी कोचिंग एवं शैक्षणिक संस्थाओं को ये अपील करना चाहूँगा और आह्वान करना चाहूँगा कि सभी छोटी छोटी जैसे सेफ्टी मेजर्स हैं, जैसे कि अग्निशमन यंत्र हो गए हमारे, और जो वायरिंग होती है उनको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से लगा के रखें और जो साइनेज बोर्ड होते हैं एग्जिट के लिए उसको भी प्रदर्शित करें, जिससे कि कुछ इन केस अगर कोई इमरजेंसी होती है तो लोग आराम से निकल सकें। और छोटी छोटी लॉजिकल चीज़ें जिससे कि हमारे बाल बच्चे हैं वो लोग सुरक्षित माहौल में पढ़ सकें। और बिलासपुर से खबर, जहां बात करेंगे
चिगराजपारा में सदगुरु कबीर साहिब के 629वें प्रकट उत्सव के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय भव्य समारोह श्रद्धा भक्ति के भाव के साथ आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान गुरु महिमा पाठ, भजन सत्संग, कबीर वाणी वाचन, शोभा यात्रा, प्रसाद वितरण जैसे विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। समारोह में संत महात्माओं, समाज के वरिष्ठ जनों तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस अवसर पर कबीर साहिब के से मानवता, प्रेम, भाईचारे और सद्भाव के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। आयोजकों ने क्षेत्रवासियों से अधिक संख्या में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। बिलासपुर से मनीष बघेल की रिपोर्ट। और अगली खबर सूरजपुर से देख लेते हैं। सूरजपुर जिले के जरही तहसील परिसर के पास मुर्गा, मछली और बकरा की दुकानें संचालित होने से पूरे क्षेत्र में तेज बदबू फैल रही है। मंगलवार की बात करें तो मंगलवार के साप्ताहिक बाजार के दौरान स्थिति और भी खराब हो जाती है, जिससे तहसील आने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग नाक पर मास्क, गमछा लगाकर परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। बदबू से संक्रमण, हैजा, बीमारी जैसी खतरे को और भी ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। तहसील में बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी से कामकाज प्रभावित हो रहा है। प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की जा रही है। सूरजपुर से विनोद गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 में। इस समय सूरजपुर जिले के जरही नगर पंचायत में खड़ा हूँ। यहाँ बता दूं मैं तहसील परिसर में खड़ा हूँ। यहाँ बता दूं मैं यहाँ पे चंद दूरी पे मुर्गे की दुकान है। मुर्गे मछली का जो मार्केट है यहीं पर है। और यहाँ पे बता दूं मैं यहाँ का जो मुर्गे और जो उसका जो होता है चमड़ी वगैरह जो फेंकते हैं, उसका जो गंदगी होता है, उसके बदबू से तहसील परिसर में आने जाने से लोग अब कतराने लगे हैं। कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा दिनों दिन बनता जा रहा है। डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार है और आज तक ना तो इस मामले पे ना तो हमारे तहसीलदार महोदय जी ने कोई संज्ञान लिया, ना तो नगर पंचायत ने। और आइए कुछ लोग हैं यहाँ पे तहसील परिसर में आने से पहले लोग नाक में मास्क लगाकर नाक को बांध कर आते हैं। इतनी ज़्यादा तेज इसकी बदबू है। रह कर जब हवा जब चलती है तो और भी तेज बदबू आती है। आइए कुछ लोग हैं, जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर इस बदबू से कितना परेशानी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। पूरा नाम बताइएगा। सीताराम यादव जी बोल रहा हूँ। ये मुर्गे का जो बदबू है इससे कितना परेशानी हो रहा है आपको? यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है, नाक बंद करके बैठना पड़ रहा है। अच्छा। लोग तहसील परिसर में आने के लिए कतरा रहे हैं, इस बदबू की वजह से लोग परेशान हैं। परेशान है, सब नाक थोक कर आ रहे हैं। भैया आप क्या कहेंगे? रामधारी यादव नाम है। यहाँ तहसील है, यहाँ पर बहुत गंदगी है। मुर्गा कट रहा है, उसका गंधक से बहुत परेशान है पब्लिक। पूरा मुँह बांध के आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तहसील परिसर पे बदबू का लगातार जो है बढ़ता ही जा रहा है और लोग अब तहसील परिसर में आने से पहले नाक बांध कर आ रहे हैं और कुछ लोग संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ते ही जा रहा है। यहाँ तहसील परिसर में मैडम, तहसीलदार मैडम जो हैं उनसे मैं जो जानने की कोशिश करूँगा। मैडम, इसके लिए कोई पहल की है क्या? पूरा नाम बताइएगा। ये तहसील परिसर में जो बदबू आ रहा है क्या कारण है इसका? मेरा नाम एस के गुप्ता अधिवक्ता है। यहाँ जो तहसील कैंपस में जो पक्षकार आते हैं और यहाँ जो बैठते हैं यहाँ, तो जब हवा आता है उधर से ना, तो इतनी गंदगी बदबू आती है कि लोग यहाँ से नाक थोपते हुए भागने के लिए विवश हो जाते हैं। मैं कई लोगों को देखा नाक बांध के आ रहे हैं, कोई मास्क पहन के आ रहे हैं। हाँ, लोग बदबू से इतना ज़्यादा बदबू से अत्यंत त्रस्त हैं लोग यहाँ। कई बार जो है नगर पंचायत का अवगत भी कराया गया और संज्ञान में लिया गया, लेकिन उसका कोई स्थायी निराकरण आज पर्यंत तक नहीं हुआ है। बदबू से परेशान है। ऐसा लगता है कि लोग यहाँ पक्षकार लोग आना तक मतलब जो है नहीं चाहते हैं कि जाएं वहाँ, बदबू से परेशान होकर के। इतनी ज़्यादा गंदगी आती है, मतलब अचानक जैसे उस बदबू से ऐसा हो सकता है कि कोई भी महामारी फैलने की प्रबल आशंका है। तहसील परिसर में ना तो पीने की पानी की व्यवस्था है और बिजली की बात की जाए तो हर 10 मिनट में बिजली कट रही है। क्या कहेंगे? हाँ, ये बात भी सही है कि यहाँ पेयजल के लिए पक्षकार जो है दूर दूर से जाके बोतल खरीद करके पानी पीने के लिए विवश हैं। ये न्यायालय परिसर में अवश्य रूप से जो है यहाँ पेयजल व्यवस्था की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। आप देख सकते हैं डबल और ट्रिपल इंजन की बात करते हैं तो मैं चाहूँगा ये क्षेत्रीय मैडम शकुंतला पुरते जी से कि आप एक बार आइए, व्यवस्था जरही का तहसील का नज़ारा देखिए। यहाँ पे शुद्ध पीने तक की पानी की व्यवस्था नहीं है। वही बिजली की बात कहूँ तो घंटों देर जब आती है तो कट जाती है, तो घंटों बाद आती है। कहीं ना कहीं उसके चक्कर में आम ग्रामीण की जब पेशी रहती है वो आते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति कोई बस से कोई कहाँ से उनकी कामकाज में बाधित हो रही है। वही बदबू से लगातार संक्रमण का खतरा बढ़ते जा रहा है। मैं बता दूं अब लोग तहसील परिसर में आने को कतराने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा
कि नगर पंचायत अध्यक्ष जी को कि आप इस पर संज्ञान लें और ठोस इसका निराकरण करने का काम करें, या मुर्गा दुकान को कहीं यथावत कहीं और शिफ्ट करने का काम करें, ताकि तहसील परिसर में साफ़ सफाई का जो है, जो बदबू का जो प्रॉब्लम है वो दूर हो सके। और शुद्ध पीने की पानी की भी यहाँ पे काफ़ी समस्या है, बिजली की भी समस्या है, बैठने की भी व्यवस्था कम है। अगर ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो बैठने का व्यवस्था भी कम पड़ जाता है, पेड़ के पास ज़मीन पे बैठते हैं। और ये भी बताया जाता है कि जो हॉस्पिटल में बोर है वो भी ख़राब पड़े हुए हैं, अभी तक बन नहीं पाए हैं। आखिर मेंटेनेंस के नाम पे राशि जो आती है वो कहाँ जा रही है? आखिर धरातल पर देखा जाए तो उसका उपयोग क्यों नहीं हो रहा है? मैं चाहूँगा जिला प्रशासन, हमारे जो कलेक्टर मैडम जी जो आए हैं, इस पर आप जल्द से जल्द संज्ञान लें और यहाँ का निराकरण करने की कोशिश करें। न्यूज़ 21 में विनोद गुप्ता की खास रिपोर्ट। स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।